राष्ट्र की दृश्य कल्पना। राष्ट्र की दृश्य कल्पना। किसी शासक को एक चित्र या मूर्ति के रूप में अभिव्यक्त करना आसान है, किंतु एक राष्ट्र को चेहरा कैसे दिया जा सकता है। 18वीं और 19वीं सदी में कलाकारों ने राष्ट्र का मानवीकरण करके इस प्रश्न को हल किया। दूसरे शब्दों में उन्होंने एक देश को कुछ यूँ चित्रित किया जिससे वह कोई व्यक्ति हो। उस समय राष्ट्रों को नारी भेष में प्रस्तुत किया जाता था। राष्ट्र को व्यक्ति का जामा पहनाते हुए जिस नारी रूप को चुना गया वह असल जीवन में कोई खास महिला नहीं थी। यह तो राष्ट्र के अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। अमूर्त विचार को ठोस रूप प्रदान करने का प्रयास था। राष्ट्र की दृश्य कल्पना है, यानी नारी की छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वह तराजू लिए हुए है। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से। एक मिनट रुक जा। 1850 का डाक टिकट, इसमें मारी आन की तस्वीर बनाई गई है जो फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करती है। मारी आन की तस्वीर बनाई गई जो फ्रांसीसी गणराज्य का अब अगर वो पूछना चाहे ना तो ये पूछ सकता है, ये बताइए फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व कौन करती है। मारी आन। 1850 का डाक टिकट है। पोस्टेड रिपब्लिक फ्रांस। मारियान है ना, छवि राष्ट्र का रूपक बन गई। आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान कलाकारों ने स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। कलाकारों स्वतंत्रता, न्याय और गणतंत्र जैसे विचारों को व्यक्त करने के लिए नारी रूपक का प्रयोग किया था। इन आदर्शों को विशेष वस्तुओं या प्रतीकों से व्यक्त किया गया था। जैसा कि आपको याद होगा, स्वतंत्रता का प्रतीक लाल टोपी या टूटी जंजीर है। स्वतंत्रता का प्रतीक क्या है? लाल टोपी या टूटी जंजीर। और इंसाफ को आमतौर पर एक ऐसी महिला के प्रतीकात्मक रूप से व्यक्त किया जाता है जिसकी आंखें पट्टी बंधी है और वह तराजू लिए है। इसी प्रकार नारी के रूपों का आविष्कार कलाकारों ने 19वीं सदी में किया। फ्रांस में उसे लोकप्रिय ईसाई नाम मारी आन दिया गया। मारियान, जिसने जनराष्ट्र के विचार को रेखांकित किया। उसके चिन्ह भी स्वतंत्रता और गणतंत्र के थे, लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौकों पर लगाई गई ताकि जनता को एकता के राष्ट्रीय प्रतीक की याद आती रहे, लाल टोपी, तिरंगा और कलंगी, और लोग उससे तादाद में स्थापित कर सके। मारियान की छवि सिक्कों और डाक टिकटों पर अंकित की गई। इसी तरह जर्मेनिया जर्मन राष्ट्र का रूपक बन गई। चाचू अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। ठीक है ना। चाचूस अभिव्यक्तियों में जर्मेनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का। यहाँ से क्वेश्चन आएगा भाई, कैसे आएगा? जर्मन राष्ट्र का रूपक कौन बनी थी? जर्मेनिया। और मारियान फ्रांस है ना, मारियान फ्रांस ही है। हाँ, फ्रांस की रूपक बनी थी भाई साहब मारियान। ठीक है ना। और जर्मन की जर्मनिया में, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जैसे जर्मन जैसे जर्मेनिया।
चाक्षुष अभिव्यक्तियों में जर्मनिया बलूत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है, क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक है। बताइए जर्मन बलूत किसका प्रतीक है? वीरता का प्रतीक है। जर्मनिया चित्रकार फिलिप पेट 1848। चित्रकार ने जर्मनिया के चित्र को सूती झंडे पर बनाया, क्योंकि इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था और जहां मार्च 1848 फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी। सूती झंडे पर बनाया, क्योंकि इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था और जहां मार्च 1848 फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई। हाथ तो मनुष्य पुरुषों को ऐसे है, हाथ तो तलवार बलूत जर्मेनिया है। टूटी हुई हथकड़ी। इस चित्र को सूती झंडे पर बनाया, क्योंकि इसे सेंट पॉल चर्च की छत से लटकना था और जहां मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद बुलाई गई थी। फ्रैंकफर्ट संसद कब बुलाई गई थी? 1848 में। रूपक। जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए इंगित किया जाता है, यह रूपकात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक और एक प्रतीकात्मक। नए शब्द। रूपक का मतलब होता है जब किसी अमूर्त विचार जैसे लालच, ईर्ष्या, स्वतंत्रता, मुक्ति को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ के जरिए इंगित किया जाता है। एक रूपकात्मक कहानी के दो अर्थ होते हैं, एक शाब्दिक, एक प्रतीकात्मक। टूटी हुई बेड़ियाँ। आज़ादी मिलना। बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। बाज छाप कवच जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। फिर बलूत पत्तियों का मुकुट, बहादुरी। तलवार, मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा। 1848 में उदारवादियों राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स के प्रतिबंधित घोषित कर दिया। उगते सूर्य किरण एक नए युग का सूत्रपात। टूटी हुई बेड़ियाँ। टूटी हुई बेड़ियाँ का अर्थ था आज़ाद मिलना, कोई दिक्कत नहीं है ना। बाज छाप कवच, ये जर्मनी में जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति। और बलूत पत्तियों का मुकुट, इसका मतलब है बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी, है ना। बलूत पत्तियों का मुकुट बहादुरी और तलवार का मुकाबले की तैयारी। तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह है। काला, लाल और सुनहरा तिरंगा, उदारवादी राष्ट्रवादियों का झंडा, जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया। उगते सूर्य की किरणें एक नए युग का सूत्रपात। बॉक्स 3 में दिए गए चार्ट की सहायता से बेइत की जर्मनिया के गुणों को पहचानें और तस्वीर के प्रतीकात्मक की व्याख्या करें। 1836 की पुरानी रूपकात्मक तस्वीर में बेइत ने काइजर के मुकुट को उस जगह चित्रित किया था जहां अब उन्होंने टूटी बेड़ियाँ दिखाई है। इस बदलाव का महत्व स्पष्ट करें। दिए गए चार्ट की सहायता से बेइत की जर्मनिया के गुणों को पहचानें और तस्वीर के प्रतीकात्मक की व्याख्या करें। 1836 की एक पुरानी रूपकात्मक तस्वीर में बेइत ने काइजर के मुकुट को इस जगह चित्रित किया था जहां अब उन्होंने टूटी हुई बेड़ियाँ दिखाई है। इस बदलाव को महत्व स्पष्ट करें। मुकुट, तलवार, टूटी हुई बेड़ियाँ, बाज, तलवार लिपटी जैतून की पत्तियाँ, बेइत की जर्मनिया के गुणों को पहचाने। बेइत की
बेइती कहाँ है भाई, बेइत की जर्मेनिया के गुणों को पहचानें और तस्वीर के प्रतीकात्मक अर्थ की व्याख्या करें। 1836 की एक पुरानी रूपकात्मक तस्वीर में बेइत ने काइजर के मुकुट को उस जगह चित्रित किया था जब उन्होंने टूटी बीड़ियाँ दिखाई। इस बदलाव का महत्व स्पष्ट करें। ठीक, आगे चलते हैं। द फॉलन जर्मेनिया, हताश जर्मेनिया, जूलियस हाउनर 1850। गतिविधि बताई गई चित्र 18 में आपको क्या दिखाई पड़ रहा है। राष्ट्र के इस रूपकात्मक चित्रण में हाउनर किन ऐतिहासिक घटना की ओर संकेत कर रहे हैं। जर्मेनिया गार्डिंग द राइन नदी पर पहरा देती जर्मेनिया। 1860 में चित्रकार लॉरेंस क्लासन को यह चित्र बनाने का काम सौंपा गया। जर्मेनिया की तलवार पर खुदा वह जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। जर्मन तलवार जर्मन राइन की रक्षा करती है। 1860। जर्मन तलवार। गतिविधि चित्र 10 को एक बार फिर देखें। कल्पना करें कि आप मार्च 1848 में फ्रैंकफर्ट के नागरिक हैं और संसद की कार्रवाई के समय वहीं मौजूद है। यदि आप हॉल ऑफ डिप्टीज में बैठे हुए पुरुष होते तो दीवार पर लगे जर्मनिया के बैनर को देखकर क्या महसूस करते, और अगर आप हॉल ऑफ डिप्टीज में बैठी महिला होती तो इस चित्र को देखकर क्या महसूस करती। दोनों भाव लिखें। चित्र 10 को एक बार फिर देखें। चित्र 10 कौन सा है? चित्र 10 वो संसद का है, वो है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चित्र 10 को एक बार फिर देखें। कल्पना करें कि आप मार्च 1847 में फ्रैंकफर्ट के नागरिक हैं और संसद की कार्रवाई के समय वहीं मौजूद है। यदि आप हॉल ऑफ डिप्टीज में बैठे हुए पुरुष होते तो दीवार पर लगे जर्मनिया के बैनर को देखकर क्या महसूस करते, और अगर आप हॉल ऑफ डिप्टीज में बैठी महिला होती तो इस चित्र को देखकर क्या महसूस करती। दोनों भाव लिखें। ये आ सकता है टूटी हुई बेड़ियाँ, आज़ादी मिलना, बादशाह कवच, जर्मन साम्राज्य की प्रतीक शक्ति, बलूत पत्तियों का मुकुट, बहादुरी, और तलवार मुकाबले की तैयारी, तलवार पर लिपटी जैतून की डाली, शांति की चाह, काला लाल और सुनहरा तिरंगा। 1848 में उदारवादी राष्ट्रवादी झंडा जिसे जर्मन राज्यों के ड्यूक्स ने प्रतिबंधित घोषित कर दिया। उगते सूर्य किरण एक नए युग का सूत्रपात। अवैध राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। राष्ट्रवाद और साम्राज्यवाद। 19वीं सदी की अंतिम चौथाई तक राष्ट्रवाद का वह आदर्शवादी, उदारवादी, जनतांत्रिक स्वभाव नहीं रहा जो सदी के प्रथम भाग में था। अब राष्ट्रवाद सीमित लक्ष्यों वाला संकीर्ण सिद्धांत बन गया। इस बीच के दौर में राष्ट्रवादी समूह एक दूसरे के प्रति अनुदार होते चले गए। अनुदार मतलब और लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। साथ ही प्रमुख यूरोपीय शक्तियों ने भी अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। प्राप्ति के लिए अधीन लोगों की राष्ट्रवादी आकांक्षाओं का इस्तेमाल किया। 1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था।
1871 के बाद यूरोप में गंभीर राष्ट्रवादी तनाव का स्रोत बाल्कन क्षेत्र था। इस क्षेत्र में भौगोलिक और जातीय विभिन्नता थी। इसमें आधुनिक रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और सर्बिया, मॉन्टीनीग्रो शामिल थे। बाल्कन क्षेत्र थे भाई, है राष्ट्रवादी तनाव का क्षेत्र है। 1871 की बात है। कौन कौन थे? रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, यूनान, मैसिडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया और मॉन्टीनीग्रो शामिल थे। क्षेत्र के निवासियों को आमतौर पर स्लाव पुकारा जाता था। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र का किसके नियंत्रण में था? ओटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था। बाल्कन क्षेत्र में रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। रोमानी राष्ट्रवाद के पहले आ चुका है कि रोमानी राष्ट्रवाद क्या है। रोमानी राष्ट्रवाद के विचारों के फैलने और ओटोमन साम्राज्य के विघटन से स्थिति काफ़ी विस्फोटक हो गई। 19वीं सदी में ओटोमन साम्राज्य ने आधुनिकीकरण और आंतरिक सुरक्षा के जरिए मजबूत बनना चाहा था, किंतु इसमें इसे बहुत कम सफलता मिली। एक के बाद एक उसके अधीन यूरोपीय राष्ट्रीयताएं उसके चंगुल से निकलकर स्वतंत्रता की घोषणा करने लगी। किसके चंगुल से? ओटोमन साम्राज्य से। बाल्कन लोगों ने आज़ादी या राजनीतिक अधिकारों को अपने दावों को राष्ट्रीयता का आधार दिया। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूह ने अपने संघर्षों को लंबे समय से कोई आज़ादी को वापस लाने के प्रयासों के रूप में देखा। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह में अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा इलाके हथियाने की उम्मीद रखता था। दोबारा से देख लेते हैं। उन्होंने इतिहास का इस्तेमाल यह साबित करने के लिए किया कि वे कभी स्वतंत्र थे, किंतु तत्पश्चात विदेशी शक्तियों ने उन्हें अधीन कर लिया। अतः बाल्कन क्षेत्र के विद्रोही राष्ट्रीय समूह ने अपने संघर्षों को लंबे समय से खोई आज़ादी को वापस पाने के प्रयासों के रूप में देखा। जैसे जैसे विभिन्न स्लाव राष्ट्रीय समूह ने अपनी पहचान और स्वतंत्रता की परिभाषा तय करने की कोशिश की, स्लाव राष्ट्रीय समूह ने बाल्कन क्षेत्र गहरे टकराव का क्षेत्र बन गया। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी ईर्ष्या करते थे और हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाने की उम्मीद रखता था। परिस्थितियाँ और अधिक जटिल इसलिए हो गई क्योंकि बाल्कन क्षेत्र में बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा होने लगी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। आई बात समझ में? इस समय यूरोपीय शक्तियों के बीच व्यापार और उपनिवेशों के साथ नौसैनिक और सैन्य ताकत के लिए गहरी प्रतिस्पर्धा थी। जिस तरह बाल्कन समस्या आगे बढ़ी उसमें यह प्रतिस्पर्धाएं खुलकर सामने आई। रूस, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमज़ोर करके क्षेत्र में अपने प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इससे इस इलाके में कई युद्ध हुए और अंततः प्रथम विश्व युद्ध हुआ। वर्ल्ड ब्रिटिश साम्राज्य का यशगान करता एक मंच है। सबसे ऊपर फरिश्ते स्वतंत्रता का बैनर थामे दिखाई देते हैं। अग्रभाग में ब्रिटिश राष्ट्र का प्रतीक ब्रिटानिया विजय भाव के साथ
भूमंडल के ऊपर बैठा है। उपनिवेशों को शेर, हाथी, वन, आदिम समुदायों की छवियों के जरिए दर्शाया गया है। दुनिया पर प्रभुत्व को ब्रिटिश राष्ट्रीय गौरव का विषय बताया गया है। बर्ड, बाघ, देखिए आदमी पे माल ढो रखा है। हाथी, अलग अलग राष्ट्र के अलग अलग प्रतीक लिए हैं इन्होंने। आदिवासी, ठीक, और ये चाइना से। फ्रीडम, फ्रेंटनिटी, प्रेंटेशन, प्रेंटेशन, फेडरेशन, फेडरेशन है ये फ्रीडम है। और ये कौन सा है? फ्रेंटनिटी। अलग अलग देश से अलग अलग प्रतीक लिए हैं इन्होंने वर्ड पर। साम्राज्यवाद से जोड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। ये बात सही है भाई, महाविपदा की ओर ले गया। लेकिन इस बीच विश्व के अनेक देशों ने, जिनका 19वीं सदी में यूरोपीय शक्तियों ने उपनिवेशीकरण किया था, साम्राज्यवादी प्रभुत्व का विरोध करने लगे। हर तरफ जो साम्राज्य विरोधी आंदोलन विकसित हुए, इस अर्थ में राष्ट्रवादी थे कि वे सभी स्वतंत्र राष्ट्र राज्य का निर्माण करने के लिए संघर्ष कर रहे थे। वे सभी एक सामूहिक राष्ट्रीय एकता की भावना से प्रेरित थे। साम्राज्यवाद विरोध की प्रक्रिया में उभरी राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। राष्ट्रवाद के यूरोपीय विचार कहीं और नहीं दोहराए गए, क्योंकि हर जगह लोगों ने अपनी तरह का विशिष्ट राष्ट्रवाद विकसित किया। मगर यह विचार कि समाजों को राष्ट्र राज्यों में गठित किया जाना चाहिए, अब स्वाभाविक और सार्वभौमिक मान लिया गया। संक्षेप में लिखें। निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखें। जोसेफ मेजनी, काउंट कैमिलो दे काबुर, पूरा नाम है काबुर का, काउंट कैमिलो दे काबुर। काबुर कहाँ से संबंधित था? जर्मनी से या फिर इटली से? काबुर, मेजनी इटली से है ना, और काबुर क्या बता मैं, जर्मनी, पता नहीं भाई, कन्फर्म नहीं है। यूनानी स्वतंत्रता युद्ध, फ्रैंकफर्ट संसद, राष्ट्रवादी संघर्षों में महिलाओं की भूमिका। फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने क्या कदम उठाए? मारी आन और जर्मेनिया कौन थे? मारियान और जर्मेनिया। मारियान फ्रांस की देवी, जर्मेनिया जर्मनी की। जिस तरह उन्हें चित्रित किया गया उसका क्या महत्व था? जर्मन एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में पता लगाएं। अपने शासन वाले क्षेत्रों में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? चर्चा कीजिए। उदारवादियों का 1848 की क्रांति का उदारवादियों की 1848 की क्रांति का अर्थ लगाया जाता है। उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? चर्चा करें। यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में संस्कृति के योगदान को दर्शाने के लिए 3 उदाहरण दें। किन्हीं 2 देशों पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताएं कि 19वीं सदी में राष्ट्र किस प्रकार विकसित हुए। ब्रिटेन में राष्ट्रवाद का इतिहास शेष यूरोप की तुलना में किस प्रकार भिन्न था। बाल्कन प्रदेशों में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा। उदारवादियों को 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जाता है? उदारवादियों ने किन राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक विचारों को बढ़ावा दिया? परियोजना कार्य। यूरोप से बाहर के देशों में राष्ट्रीय प्रतीकों के बारे में
और जानकारी इकट्ठा करें। एक या दो देशों के विषय में ऐसी तस्वीरें, पोस्टर और संगीत इकट्ठा करें जो राष्ट्रवाद के प्रतीक थे। वे यूरोपीय राष्ट्रवाद के प्रतीकों से भिन्न कैसे हैं? क्वेश्चन आंसर नहीं दिया यार हैं। संक्षेप में लिखें और चर्चा करें। परियोजना कार्य। अब स्वाभाविक सार्वभौमिक मान लिया गया। सही है, कोई दिक्कत नहीं। 27 के बाद में 28 है और ये 26 है। हो गया है पाठ पूरा। ठीक, ये पाठ था भाई। जर्मनी अकॉर्डिंग द राइन द फॉलन जर्मनी, हताश जर्मनी, जूलियस सॉवनर 1850। ये प्रतीक चिन्ह आ सकते हैं। जर्मनी चित्रकार फिलिप वेट 1848। रूपक 1850 का डाक टिकट। राष्ट्र की दृश्य कल्पना गैरीवाल्डी सारनी पीडमोंट के राजा विक्टर इमैनुअल सेकंड को इटली नामक बूट जूता पहनाने में मदद करते। कहा वो इटली है शायद ना, देखते हैं अगर मिल जाता है तो। गैरीवाल्डी है। एकीकरण सबसे पहले 1858 से 60, 58, फिर 60, 66, 70। पेपल राज्य इटली जूसेफ मेजनी। कावूर एरिया भाई, मंत्री प्रमुख कावूर, जिसने इटली के प्रदेशों के एकीकरण करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। इटली से ही था कावूर, जर्मनी नहीं है। प्रेसा जर्मनी क्या सेना राष्ट्र की निर्माता हो सकती है? फिर सेंट पॉल के चर्च में फ्रैंकफर्ट संसद समकालीन रंगीन क्षेत्र। स्वतंत्र और समानता का महिलाओं के लिए क्या अर्थ था? उदारवादियों की क्रांति। कृषक विद्रोह 1848। भूख, कठिनाइयों और जन विद्रोह। ग्रीन बंधुओं कहानी, लोक कथाएं और राष्ट्र निर्माण। रोमानी कल्पना और राष्ट्रीय भावना। क्रांतियों का युग 1830 से 48। क्रांतिकारी चिंतकों का क्लब 1820 के आसपास बना गया एक अनाम व्यंग्य चित्र। नीदरलैंड 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रसार राष्ट्र जैसी यूरोपीय शक्तियों ने जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन कांग्रेस को मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक ने दी। मेजबानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य इन कई सारे बदलावों को खत्म करना था। एक नया रूढ़िवाद। उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? कुलीन वर्ग और नया मध्यम वर्ग। देख लेते हैं। 1797 में नेपोलियन का इटली पर हमला, नेपोलियन युद्धों की शुरुआत। 1814 से 1815 नेपोलियन पतन, वियना शांति संधि। 1821 यूनानी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ।
1848 फ्रांस में क्रांति, आर्थिक परेशानी से ग्रस्त कारीगरों, औद्योगिक मजदूरों और किसानों की बगावत, मध्यम वर्ग संविधान और प्रतिनिधात्मक सरकार के गठन की मांग करता है। इतालवी, जर्मन, मैग्यार, पोलिश, चेक आदि राष्ट्र राज्यों की मांग करते हैं। 1869 से 1870 इटली का एकीकरण, 1866 से 1871 जर्मनी का एकीकरण, हेम्सबर्ग और ओटोमन साम्राज्य स्लाव राष्ट्रवाद का मजबूत होता है। स्लाव राष्ट्रवाद मजबूत होता है। जर्मनी स्वतंत्रता के वृक्ष का रोपण, ऑस्ट्रियाई साम्राज्य, ओटोमन साम्राज्य, एक जर्मन पंचांग तथा तिथि पत्र का मुख्य जिसे पत्रकार एंड्रियास रेबमान ने 1798 में डिजाइन किया। 1798 में। चित्रों से उस समय की झलक मिलती है। ये कोई गढ़ है। फ्रांसीसी क्रांति और राष्ट्र का विचार, राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, जैसा कि आपको याद होगा। फिर 1844 में हुई थी भाई जनमत संग्रह, अर्नेस्ट रेनन, नए शब्द, यूरोप में राष्ट्रवाद को विदाई। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।